एवरीवन, वेलकम बैक। हम कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम ऑलरेडी बोहर मॉडल की बात कर चुके हैं। लेकिन बोहर मॉडल की कुछ लिमिटेशंस थी कि वो कुछ ऐसे एटम्स पे ही एप्लीकेबल था जो कि हाइड्रोजन जैसा बिहेव करें। नाउ साइंटिस्ट वांटेड कोई ऐसा मॉडल होना चाहिए जो सबके लिए सूटेबल हो। सो एक जनरल मॉडल बनाने की कोशिश की गई। इस जनरल मॉडल को बनाने के लिए दो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस थी। पहला था ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर और दूसरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अभी तक हम कर रहे थे ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी लाइट। अब हम बात कर रहे हैं ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर की। तो इन दोनों के बारे में आइए थोड़ा सा समझते हैं। Dual behavior of matter was given by this concept was given by de Broglie, who was a French scientist, and he said that all the matter, just like electromagnetic waves, have dual behavior. Means it behaves like particle and it also behaves like वेव, राइट। जैसे आप देखेंगे फोटोन्स में हमने देखा था दे हैव ऑल दी वेव लाइक स्ट्रक्चर एज वेल एज दी पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर। इसी बिहेवियर इसी तरह से हमने मैटर में भी देखा। तो जैसे हमने देखा था फोटोन के केस के अंदर कि फोटोन के अंदर कुछ मोमेंटम भी है क्योंकि मूव करते हैं, उनकी कुछ वेवलेंथ भी है, करेक्ट। आपने वेव नंबर से या लाइट एनर्जी का फॉर्मूला यूज करके आपने वेवलेंथ निकाली थी, करेक्ट। और मोमेंटम के लिए मोमेंटम क्या है? वेलोसिटी। तो अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी है तो उसकी मोमेंटम भी होगी। व्हाट इज दैट मोमेंटम? mvr। ये भी हमने निकाला है, ठीक है। वाई वी आर सेइंग mvr? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। लेकिन लाइट हमारी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो हम इसे एमवीआर की जगह भी सिर्फ एमवी रखते हैं बिकॉज वी वांट टू टॉक अबाउट द मोमेंटम ऑफ अ लीनियर मोशन, ठीक है। पार्टिकल्स आए जस्ट लाइक वी डिड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पार्टिकल्स आएंगे, कोई रे स्ट्राइक करेगी, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो डेफिनेटली दे आर मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन। सो उसके पास कुछ मोमेंटम भी होगा। सो डी ब्रॉगली सेड जस्ट लाइक फोटोन electrons will also have some momentum as well as wavelength. अगर फोटोन के पास है तो इलेक्ट्रॉन के पास भी होगी। फ्रॉम हियर ही सेड दैट कोई भी इलेक्ट्रॉन चाहे वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, सो उसने इन चीजों को इक्वेट किया। कैसे इक्वेट किया जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग। उन्होंने कहा कोई भी फोटोन होगा, ठीक है, उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी गिवन बाय एच नो। ऑल्सो वी नो बाय आइंस्टाइन्स इक्वेशन दैट E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। वी हैव स्टडीड इट इन द क्लास 10, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ा हमने। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो दोनों को इक्वेट करें अगर तो क्या होगा? mc स्क्वायर इज इक्वल टू h नो। व्हाट इज m? मास। व्हाट इज c? वेलोसिटी। h वी नो प्लैंक्स कांस्टेंट and no we know frequency, right? So mc square is equal to h no. Can we say that mc का स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा? c से c कैंसिल होगा, यू गेट mc इज इक्वल टू h अपॉन लेमडा, राइट। सो क्या हम लिख सकते हैं? लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन mc। दिस इज द इक्वेशन फॉर अ फोटोन, क्योंकि लाइट की स्पीड ली है हमने, ठीक है। सिमिलरली in case of particles like subatomic particles like electron, proton, न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की हम बात करें, ऑल्दो हमें पता है सबसे ज्यादा मूवमेंट किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन्स की होगी। दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स विल ऑल्सो हैव सिमिलरली वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एंड योर वेलोसिटी। सो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। व्हाट इज दिस? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
This is mass of electron, Planck's constant we know. So from here we get to know that what is this mv? This is the linear momentum. So h is equal to h upon mv. Instead of writing mv, I can write momentum p, because we know mv is equal to p. So यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिली, that is h is equal to lambda is equal to h upon mv, and this equation is called as de Broglie wave equation for particles. आप पॉज करके नोट कर लें. So lambda is equal to h upon p, or lambda is equal to h upon mv. So this equation is called as de Broglie wave equation for particles, called matter wave, also called as matter wave. ठीक है. अगर हम ब्रॉगली की वेव इक्वेशन देखते हैं तो हमें मिलता है लैम्डा इक्वल टू एच पी. क्लियर बच्चों? सो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि वेलोसिटी वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मोमेंटम के, ऑब्वियसली, क्योंकि एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट. नाउ सिमिलरली हम फ्रीक्वेंसी का भी देख सकते हैं. लुक एट इट. आपने कहा कोई भी पार्टिकल होती है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? अपॉन लैम्डा. दिस इज व्हाट इज फ्रीक्वेंसी. अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा ये कैसे हुआ. कैसे समझ सकते हैं? वी नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. करेक्ट. सो इफ आई जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, डिस्टेंस को नीचे ले आए, तो आप क्या लिखोगे? स्पीड अपॉन डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम, एंड वी नो दैट 1 अपॉन टाइम इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस. और यहाँ स्पीड क्या है आपके पास? वेलोसिटी. डिस्टेंस क्या है? लैम्डा. सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड अपॉन लैम्डा. करेक्ट. दिस कैन नाउ बी पुट वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा. क्या होता है? अभी हमने निकाला डी ब्रॉगली वेवलेंथ से h अपॉन मोमेंटम. h अपॉन मोमेंटम, इसको रिवर्स करेंगे तो v अपॉन h इंटू मोमेंटम. व्हाट इज मोमेंटम? v h इंटू mv. करेक्ट. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? mv का स्क्वायर अपॉन h. नाउ इफ आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू टाइम, इनटू काइनेटिक एनर्जी रिलेशनशिप, तो मैं क्या करूं? अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1. तो कोई चेंज नहीं आता. यहां से हमने क्या ले लिया? 1 बाय 2 mv का स्क्वायर 2 अपॉन h. इज दैट ओके? ये मैंने बाहर ले लिया, h को और 2 को साइड पे कर दिया. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. सो काइनेटिक एनर्जी इंटू 2 डिवाइडेड बाय h. सो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी का एक रिलेशन निकाल रहे हैं, ट्वाइस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय h. सो हमें दो रिलेशनशिप मिल गए. हमें मिल गया रिलेशनशिप ऑफ लैम्डा in terms of momentum or velocity of the particle, and we got frequency in respect to Planck's constant and the velocity of the particle. पॉज करके आप नोट करिए. बट एक प्रॉब्लम आ गई, दैट डी ब्रॉगली वेवलेंथ और डी ब्रॉगली इक्वेशन is only applicable for माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट. यानी बड़े ऑब्जेक्ट्स पे एप्लीकेबल नहीं थी. एग्जाम्पल देखते हैं क्या है. लेट अस से द मास ऑफ द बॉल मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है. दिस इज मैक्रोस्कोप. मैक्रोस्कोपिक मतलब बहुत बड़ा, जिसे हम नेकेड आई से देख सकें. सो एक बॉल है जिसका कि मास है 0.1 kg. ठीक है. इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड. हमें गिवन है ये चीजें. ही इज सेइंग फाइंड आउट द वेवलेंथ फॉर दिस ऑब्जेक्ट. ठीक है. इसका आप लोग वेवलेंथ निकालिए. तो हमने क्या किया इसमें? वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन एम सी और एम वी. h हमें पता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय व्हाट इज द मास गिवन टू यू? 0.1 kg. इफ आई कन्वर्ट इट इनटू ग्राम तो आप क्या लिखोगे? 10 raised पर
0.1 kg माई इंटू 3 ग्राम्स हो गया, मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी विच इज गिवन टू यू 60. करेक्ट. अगर हम इनको कैंसिल करें तो आपके पास बच्चों आंसर आता है 1.104 इंटू 10 टू द पावर -34 मीटर. नाउ दिस -34 इज वे टू स्मॉल, इट इज टू डिफिकल्ट टू मेजर, है ना. सोचो जरा, -34 की मेजरमेंट करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी. ऑन द कॉन्ट्ररी चलो इलेक्ट्रॉन का देखते हैं. अगर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होता तो क्या होता. फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट दैट इज इलेक्ट्रॉन. ठीक. अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg. आप चाहो तो इसको ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. इंटू 10⁻34 ग्राम, -31 plus 3, so it will be 9.1 into 10 raised to power 11 में से 3 गए 8, 28 ग्राम. करेक्ट. अब क्योंकि यहाँ पर केजी लिया तो चाहो तो ना भी कन्वर्ट करो, दैट इज ऑल अप टू यू. सो लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 raised to power -34 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 raised to power -29 into what is the velocity of the electron. Let us say the same velocity 60 मीटर पर सेकेंड. हमने सिर्फ मास को चेंज किया है बिकॉज वी वॉन्ट टू फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स. तो जरा ध्यान से देखो, इसकी कैलकुलेशन में हमारे पास टोटल वैल्यू आती है 12.13 इंटू 10 raised to power -7. राइट. सो नाउ लुक एट इट, दिस इज -7, वो -34. दिस इज ऑल्सो डिफिकल्ट बट फिर भी इट इज मेजरेबल. राइट. -7 को मेजर करना आसान है बट -34 इज टू स्मॉल टू बी मेजर्ड. सो इट वॉज कंक्लूडेड दैट de Broglie equation is applicable only for microscopic objects and have no significance in everyday life. पक्की बात है, क्योंकि एवरीडे लाइफ के अंदर हमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे वो सब हम नेकेड आई से देख सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होंगे. Let us look at the problem number 2.12. What will be the wavelength of a ball of mass 0.1 kg? Mass is given to you, moving with a velocity of 10 meter per second. Simple de Broglie wave equation लगेगी. h upon mv, mass given है, velocity given है, Planck's constant we know. Just put the values and calculate the wavelength. Look at it. Lambda is equal to h mv. d अपने wave इसमें Planck's constant की वैल्यू डाली, मास डाला, वेलोसिटी डाली, and calculate the wavelength. Right? Similarly, this is for the macroscopic object. अब देखो माइक्रोस्कोपिक में क्या कहा है. Mass of the electron is given and its kinetic energy is given. Can you calculate the wavelength? Obviously we know wavelength और kinetic energy का sorry, हमने रिलेशनशिप निकाला था. What was that? Lambda is equal to twice of the kinetic energy multiplied by twice of the kinetic energy divided by Planck's constant. So we said lambda is equal to twice of the kinetic energy, lambda new frequency निकाली थी sorry, divided by h. Correct? ये अप्लाई करेंगे and we can easily find out the velocity. तो देखिए आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है 3 into 10 raised to power -25 joules and mass of the electron 9.1 into 10 raised to power -31. They want you to find out the wavelength. So we know what is kinetic energy actually, 1/2 mv का square. Right? यहाँ से अगर मैं काइनेटिक एनर्जी यूज करके वेलोसिटी निकाल लूँ तो that will be easy, twice of the kinetic energy divided by mass, इसका अंडर रूट. दिस इज इक्वल टू द वेलोसिटी. सो लेट अस जस्ट कैलकुलेट. वेलोसिटी इज इक्वल टू 6 into 10 raised to power -25 डिवाइडेड बाय 9.1 into 10 raised to power -31 का अंडर रूट. इसे आप सॉल्व कर लेंगे.
It comes out to be 812 meter per second. Pause करके नोट कर लें. And now we can apply the wave equation, that is h upon mv, which is equal to 6.626 into 10 raised to power minus 34 divided by again 9.1 into 10 raised to power minus 31 into 812 meter per second. यहाँ से आपको इसकी वेवलेंथ मिल जाएगी विच कम्स आउट टू बी 896.7 नैनोमीटर. बट ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो गया है ना. वाई डू यू वॉन्ट टू डू इन सच अ वे. हम सीधा निकालते हैं इसको, यहीं पर वैल्यूज पुट करते हैं. लुक एट इट बाय द सेकेंड मेथड. हमारी बहुत सारी कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं. लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. नाउ वी की वैल्यू क्या थी, काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस डिवाइडेड बाय मास का अंडर रूट. चलिए वैल्यू पुट करते हैं. h upon m into twice of kinetic energy divided by m, right? Squaring both the sides. आप चाहो तो स्क्वायर कर लो, नहीं तो आप सिंपल लॉग से भी निकाल सकते हो. m into twice of kinetic energy divided by m 1 की पावर 2, है ना. तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 6.626 into 10 raised to power minus 34 divided by 9.1 into 10 raised to power minus 31 into 2 into कितनी थी काइनेटिक एनर्जी इसकी 3 into 10 raised to power minus 25 divided by 9.1 into 10 raised to power minus 31 का 1 की पावर 2. ठीक है. आप चाहो तो एक और सिंपल सी भी कर सकते हैं. हम दोनों साइड को स्क्वायर कर लेते हैं. चलिए ये भी देखते हैं. स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. तो हम क्या लिखेंगे, लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम का स्क्वायर इंटू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय एम, क्योंकि ये रूट हट जाएगी, ये एम से ये एम कैंसिल हो जाएगा. सो यू विल गेट h का स्क्वायर अपॉन m इंटू ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इंटू 1 अपॉन 2 mv का स्क्वायर, राइट. अगेन यू विल गेट h का स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल डिवाइडेड बाय m का स्क्वायर v का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा का स्क्वायर. तो देखो डेरिवेशन में वापस हम h अपॉन एम वी पे आ सकते हैं. बाय वापस अंडर रूट करोगे तो फिर से ही मिल जाएगा आपको, राइट. तो यहाँ पे आप काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करिए पहले. चलिए इस इक्वेशन पे वापस आते हैं. लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एम इंटू ट्वाइस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को वैल्यू लिख लेते हैं अभी. तो आपके पास आ गया 9.1 इंटू 10 रेज पर माइनस 31 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10 रेज पर माइनस कितने की एग्जाम पर 25. h की वैल्यू पुट कर लेते हैं. 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 6 54.6 इंटू 10 रेज टू पावर 31 एंड 25 इज 56. ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास. दिस इज इक्वल टू लैम्डा का स्क्वायर. अब वापस आप स्क्वायर रूट कर लीजिए दोनों साइड को. तो आपके पास आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 54.5 इंटू 10 रेज पर माइनस 56 का 1/2. ठीक है ना. तो आप यहाँ से इस मेथड से भी कर सकते हो कि पहले वैल्यूज पुट कर ली, उसके बाद सिर्फ इस कॉम्बिनेशन को एक ही बार इसका अंडर रूट ले लिया एंड इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी अगेन 896.7 नैनोमीटर. सर किसी भी मेथड से आप कर सकते हो जो आपको आसान लगे. पॉज करके अगर आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए. सो अब आपको याद होगा कि बोहर ने एक अजम्पशन ली थी जिसको जस्टिफाई नहीं कर पाए थे, दैट एम वी आर इज इक्वल टू एन टाइम्स h अपॉन 2 ये एक assumption ऑफ एंगुलर मोमेंटम उन्होंने कैसे लिया, इसका एक्सप्लेनेशन दिया डी ब्रॉगली ने. अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेव थ्योरी, इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट of 2 pi r circumference
or the area, that distance that electron is going to take in one revolution must be equal to an integral multiple of लैम्डा. कारण ध्यान से देखिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट में रोटेट घूमेगा तो उस इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है. तो जब वो घूमेगा इन टर्म्स ऑफ अ वेव नेचर तो वो कुछ ऐसे ही घूमेगा. करेक्ट. तो एक सर्कल के पास, एक सर्कल में से कितना टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल करना है, 2πr. दैट इज द रेवोल्यूशन. कोई भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो ऑर्बिट में यही डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है. राइट. सो अकॉर्डिंग टू बोहर कि अगर मैं लैम्डा यानी वेवलेंथ देखूं, एक वेव की वेवलेंथ देखूं तो वो है क्या, लैम्डा. टोटल कितना हो सकता है, जितना भी मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा 1 2 3 4 5 6 7, दैट शुड कम टू 2πr. सो n लैम्डा इज इक्वल टू 2πr. ध्यान से समझो, कोई भी वेव जब डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो वो 2πr टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है. एक वेव का लैम्डा है, एक वेव का वेवलेंथ है लैम्डा. तो उस टोटल डिस्टेंस में, इस टोटल डिस्टेंस के अंदर कितनी वेव्स बन सकती हैं, दैट इज व्हाट n लैम्डा. ये अगर एक लैम्डा है तो इस डिस्टेंस में कितने लैम्डाज आएंगे. डेफिनेटली लेट अस से दिस इज x, दिस इज n, तो यू विल से n लैम्डा विल बी इक्वल टू x. तो यहाँ x क्या है, 2πr, और n लैम्डा आ जाएगा. क्लियर. सो यहां से आप क्या लिखोगे, दैट लैम्डा इज इक्वल टू, ऑल्सो डी ब्रॉगली ने अपनी एक इक्वेशन दी थी mv. ठीक है, दिस इज द डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन. तो लैम्डा की वैल्यू पुट करें, nh अपॉन mv इज इक्वल टू 2πr. सो नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, 2π को इधर ले आएंगे, mv को इधर ले जाएंगे. nh अपॉन 2π is equal to mvr. So this was the assumption that Bohr assumed and de Broglie explained कि why it is justified. दूसरी significant contribution क्या थी बच्चों, for the development of quantum model of atom? It was Heisenberg's uncertainty principle. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेज स्पीड से दौड़ रहा है, बहुत स्पीड से भाग रहा है, तो उसका एक टाइम पे एग्जैक्ट स्पीड बताना और डिस्टेंस बताना यानी उसकी पोजीशन बताना इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है कि हम एक ही स्पीड के जगह पे हम बता सके भाई इसकी ये वेलोसिटी है और ये उसकी स्पीड है, जो पोजीशन है. स्पेसिफिकली अगर बड़ी कोई चीज है ना तो उसको देख के फिर भी बताया जा सकता है. बहुत छोटे से पार्टिकल की स्पीड और पोजीशन एक साथ बताना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. राइट. सो उन्होंने कहा कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटर्मिन साइमल्टेनियसली, द वर्ड इज साइमल्टेनियसली, अलग अलग जगह पे बता सकते हैं, द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम. क्यों वेलोसिटी नहीं बता सकते ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. एक साथ अलग अलग बता सकते हो, एक साथ नहीं बता सकते. पॉज करके आप नोट करिए. And the equation was given as delta x dot delta p should be more than or equal to h upon 4 pi. This is called as Heisenberg's uncertainty equation. Where delta x is uncertainty in position and delta p is uncertainty in momentum, जिसे कि हम m delta v भी कर सकते हैं, यानी कि uncertainty of velocity. राइट. तो चलो देखते हैं एक बार एग्जाम्पल देखें कुछ. लेट अस से if only 10⁻⁸ meter is location, then uncertainty of velocity क्या हो जाएगी, when we know
दैट डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी, जो कि निकाला जा सकता है h अपॉन 4 पाई इंटू एम, ये हो जाएगा। यहाँ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आप पुट कर सकते हैं 9.1 इंटू 10⁻31। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट हो सकती है, ठीक है, और पाई की वैल्यू आपको पता ही है। अगर इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो इट कम्स आउट टू बी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी कम्स आउट टू बी 10⁻⁻4। किसी इंस्ट्रूमेंट से हमने 10⁻8 की लोकेशन तो आइडेंटिफाई कर ली, तो डेल्टा वी कितना होगा सोचिए जरा। डेल्टा वी विल बी इक्वल टू 10⁻4 डिवाइडेड बाई 10⁻8 विच कम्स आउट टू बी 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। तो सोचिए इस पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा हाई है एंड इट विल वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली आइडेंटिफाई इट विद द प्रिसीजन, है ना। आपको डेल्टा वी मिल रहा है, देखो चेंज इन वेलोसिटी इज इतना, तो एग्जैक्ट वेलोसिटी आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, राइट। तो इस सॉल्यूशन का, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकाला कि इंस्टेड ऑफ प्रिसाइज लोकेशन and velocity, probability of position and momentum of electron has to be considered. करेक्ट। हम उसमें प्रोबेबिलिटी लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ये है कि ये यहां पर हो सकता है ना। लेकिन हमें ये जानना है कि हमने प्रोबेबिलिटी को भी क्यों माना, है ना। वाई वी शुड कंसिडर प्रोबेबिलिटी, वाई। सुनो, सपोज टू मेजर मोमेंटम एंड पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन we need light to strike the electron. ध्यान से याद करो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर आपके पास एक लाइट आती है, ठीक, ये आपके पास मेटल है और लाइट से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, यानी फोटोन एमिट होता है, राइट। एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज माइक्रोस्कोपिक। इलेक्ट्रॉन कहना चाहिए, फोटोन नहीं, माइक्रोस्कोपिक, ठीक। सो व्हेन लाइट स्ट्राइक्स, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी यानी उसकी एनर्जी इज डिस्टर्ब्ड। ना तो वो अपनी जगह पे रहा, ना उसकी एनर्जी वही रही, है ना, तो वो एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी। सो according to the laws of optics, accuracy of finding position, ऑप्टिक्स का मतलब वेव की बात कर रहे हैं हम लोग, डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ, राइट। अगर उसकी पोजीशन जाननी है तो मुझे वेवलेंथ चाहिए ऑफ दैट लाइट विच आई यूज्ड, तो आपको याद आ जाएगा hc अपॉन लैम्डा। सो अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन कैन बी गिवन बाय प्लस माइनस लैम्डा, करेक्ट। शॉर्टर द वेवलेंथ, अब हमें यह भी पता है कि वेवलेंथ का एनर्जी के साथ क्या रिलेशनशिप बनेगा। शॉर्टर द वेवलेंथ greater will be accuracy of position, क्योंकि उतना ज्यादा अनसर्टेनिटी नहीं मिलेगी, डेल्टा नहीं मिलेगा उतना ज्यादा। हाउएवर हमें पता है अगर लैम्डा छोटा होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, सो एनर्जी भी ज्यादा होगी, बिकॉज वी नो दैट h इज इक्वल टू h अपॉन एम वी, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। अगर ये वेवलेंथ छोटी होगी तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी और उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी भी है, हमने पढ़ा था 2h अपॉन काइनेटिक एनर्जी।
मतलब ये एनर्जी जो है वो उसकी पोजीशन को भी चेंज कर रहा है और उसकी वेलोसिटी में भी चेंज आ रहा है. सिमिलरली अगर लैम्डा ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, एनर्जी कम होगी. सो दिस इज गोइंग टू चेंज द पोजीशन एज वेल एज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. देन what is the significance of Heisenberg प्रिंसिपल? उसका क्या फ़ायदा है हमें, कहाँ इसकी इम्पोर्टेंस आती है? बच्चों, इट होल्ड्स इम्पोर्टेंस फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक delta x dot delta m should be more than or equal to h upon 4 and delta h x into delta p, which can also be written as delta x dot delta v should be more than or equal to upon h upon 4m. है ना? यहाँ पे देखो, जितना ज़्यादा मास होगा उतना कम चेंज यहाँ मिलेगा क्योंकि डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा. सो greater the mass, lesser will be product delta x dot delta v, उतना ही कम होगा, and the uncertainty उतनी ही कम होगी. ठीक? और you can say that value will be negligible. Right? जितनी अनसर्टेनिटी कम होगी उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी. सो जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी. पॉज करके आप नोट कर लें. बट फॉर सबएटॉमिक पार्टिकल्स m will be very less. So delta x dot delta will be high. So uncertainty is more. Therefore, instead of accurate position and momentum of electron, we consider probability of position and momentum of electron. Clear? Instead of Bohr's concept of fixed orbits और सर्कुलर पाथ्स. ऑर्बिट, बोहर ने कहा था एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं. ठीक है, यानी कि हम उसकी एक जगह फिक्स बता सकते हैं. अगर एक जगह फिक्स ऑलरेडी बता दी हमने तो उसकी वेलोसिटी भी फाइंड आउट की जा सकती है फिक्स्ड. लेकिन अभी हमने देखा कि इसका मास ज़्यादा होता है, उस पर अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है. इसीलिए बोहर के इस पोस्टुलेट को छोड़ के हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वैल्यू दी गई. सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल. सो जिसकी वजह से हमने, अच्छा ये भी हमने क्यों किया ना, बिकॉज ऑफ दिस एंटायर थिंग दिस फॉर्म्ड बेसिस फॉर क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल. ऑफ एटम. ठीक, और साथ साथ आपने देखा कि हमने जब अनसर्टेनिटी को कंसिडर किया तो हम उसे मैक्रोस्कोपिक पे भी लेके आ रहे हैं और माइक्रोस्कोपिक पे भी अप्लाई कर पा रहे हैं. सो वी कैन से दैट कि हालांकि हमारे इसके डेली रूटीन में हाइजेनबर्ग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे लिए, बट एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटम्स के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, जिसकी वजह से हम लोग क्वांटम या वेव मैकेनिक मॉडल को डेवलप कर पाए. ठीक, अब हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट्स में है, वो न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं है? वाई ओनली प्रोटॉन इज देयर एंड न्यूट्रॉन इज देयर? वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिमेन इन न्यूक्लियस? क्यों?
बच्चों इसलिए क्योंकि न्यूक्लियस का साइज जो होता है वो बहुत छोटा होता है. लुक एट इट. हाइड्रोजन एटम का अगर आप न्यूक्लियस देखो तो न्यूक्लियस का एटम का साइज होता है एटॉमिक न्यूक्लियस इज 10⁻⁵ 15 मीटर, विच इज गोइंग टू बी द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, क्योंकि यही हो सकती है. अगर हम अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकाल लें तभी हम बता सकते हैं इसकी क्या बनेगी वेलोसिटी फाइनल. सो मास कितना हो गया 9.1 इंटू 10⁻31. सो डेल्टा वी कितना हो जाएगा, डेल्टा वी विल बी इक्वल टू h अपॉन 4 इंटू डेल्टा x इंटू मास 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31. तो इमेजिन करो 15 and 31 is 46. इसकी जब आप कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर आएगा 5.77 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, जो इतनी ज़्यादा वेलोसिटी से 1 सेकेंड में ट्रैवल कर रहा हो. सोचो ज़रा 10⁻10 मीटर डिस्टेंस चाहिए फॉर इन अ सेकेंड. ठीक है, तो आपके पास डिस्टेंस कितना है 10⁻15, बहुत दूर है. इसलिए इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिमेन इन द न्यूक्लियस. सो डेल्टा वी इज मोर वेरी वेरी लार्ज देन 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हेंस it is not possible. राइट, पॉज करके नोट कर लें. अभी बोहर मॉडल फेल क्यों हुआ था, वो अपने दो चीजों के कारण फेल हुआ था. पहला चीज, ही कंसिडर्ड डेफिनेट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. डेफिनेट पाथ तो कुछ है ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, एंड ही डिड नॉट कंसिडर वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. उसने उसके सिर्फ पार्टिकल नेचर को ही कंसिडर किया, इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर नहीं मानी. उन्होंने ये माना कि लाइट का वेव नेचर और पार्टिकल नेचर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने सिर्फ वेव नेचर से एक्सप्लेन किया. इसी वजह से वो मॉडल आगे एप्लीकेबल नहीं हुआ बाकी सभी एटम्स के ऊपर, एंड हेंस द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम केम इनटू एग्जिस्टेंस. आप पॉज करके इसको नोट कर लें. आइए जरा प्रॉब्लम नंबर 2.15 देखते हैं. अ माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन्स इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विद द डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम. यानी आपको क्या गिवन है, उसकी 0.1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस के ऊपर आपको इलेक्ट्रॉन मिला, यानी कि डेल्टा एक्स आपको गिवन है. व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी. आपको डेल्टा वी निकालना है. मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पता है, एच कांस्टेंट है और 4 इज ऑल्सो कांस्टेंट. राइट, सो देखो आपको उसने डेल्टा एक्स दिया है 0.1 एंगस्ट्रॉम मीन्स 10⁻10 मीटर और 1 इंटू 10⁻, अगर डेसिमल उधर जाएगा तो -11 मीटर. ठीक, सो डेल्टा वी आपको निकालना है. मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, एच 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और क्या रह गया आपके पास, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14, यू कैन टेक. राइट, सो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी शुड बी मोर देन और इक्वल टू 4/πm h अपॉन 4πm. ठीक है, डेल्टा एक्स आपको पता है, डेल्टा वी इक्वल टू कर लेते हैं 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 9.1 इंटू 10⁻31 एंड डेल्टा एक्स कितना गिवन है 0.1 इंटू 10⁻10. करेक्ट, इसको आप सॉल्व कर लेंगे. सॉल्व करके आपको जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 5.79 इंटू 10⁶ meter per second. So this will be the uncertainty in the position of electron. Let us look at the problem number 216. A golf ball has a mass of 40 gram and a speed of 45 meter per second. If the speed can be measured within an accuracy of 2%, calculate the uncertainty in position. यानी आपको डेल्टा V गिवन है अभी 2%. आइए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. सो आपको मास गिवन है गोल्फ बॉल का, दैट इज 40 ग्राम, कैन बी टेकन एज 0.04 kg बिकॉज यू हैव टू टेक इट इन kgs, क्योंकि जूल की एनर्जी की यूनिट क्या होती है
kg, जूल की एनर्जी होती है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर, इसलिए मास को आप kg में ही लेंगे. देन यू हैव वेलोसिटी विच इज 45 मीटर पर सेकेंड एंड विद एन एक्यूरेसी रेट ऑफ 2%. 2% ऑफ 45 यानी डेल्टा वी आपको निकालना है, डेल्टा एक्स आपको फाइंड आउट करना है. डेल्टा वी भी निकालोगे, डेल्टा एक्स भी निकालोगे. ठीक है, ये वेलोसिटी गिवन है विद एक्यूरेसी, इसका मतलब है 45 प्लस माइनस 2%, ये मतलब है इसका. ठीक है, तो अब डेल्टा वी तो यही निकालेंगे हम लोग. तो देखो कैसे निकालेंगे. डेल्टा वी विल बी इक्वल टू 45 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 100. सो इट इज 90 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 0.9 मीटर पर सेकेंड इज डेल्टा वी. सो delta x dot delta v is equal to h upon 4 pi m by using Heisenberg uncertainty equation. We are just going to put up the values. Delta x calculate करना है h upon 4 pi m delta v, 6.626 into 10 to the power minus 34 divided by 4 into 3.14, 9.1 into 10 raised to power, oh sorry, not 9, it is a golf ball, so 0.04 into what is the velocity given to us, that is delta v 0.9. correct, इसको calculate करेंगे and you will get 1.46 into 10 to the power minus 33 meter, that will be the delta x. इन दोनों चीजों को समझने के बाद, दैट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हेजनबर्ग, वी विल डेवलप क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. राइट, क्योंकि जितने भी मैक्रोस्कोपिक मैकेनिकल रूल्स थे, लाइक न्यूटन ने जो रूल दिए, वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स पे एप्लीकेबल नहीं थे. ठीक, एज अ रिजल्ट उन्हें अप्लाई करना मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से हमें एक क्वांटम मैकेनिक्स निकालनी पड़ी, ऐसी मैकेनिक्स जो ना सिर्फ क्वांटम पे काम कर रही थी बल्कि क्लासिकल मैकेनिक्स को भी फेवर कर रही थी. वी विल लुक इनटू इट कि ये क्या है और किस तरह से इन्होंने डेवलप किया इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. सो टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग.